Good morning, all of you. I am Abhishek Kumar, a lecturer in Government Polytechnic Kaniyar. जैसा आपको सभी लोगों को पता है कि मैं इस सेमेस्टर में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ और मैंने इससे पहले दो वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात की थी, जैसे कि वाई वी स्टडी मॉस। ओके, उसको हमने क्लियर किया था, वाई वी स्टडी मॉस। ओके, ठीक है। फिर हमने इसकी एक डिफिनेशन देखी थी, सी द डिफिनेशन। ओके, एंड फिर जो भी डिफिनेशंस में टर्म आए थे उसको हमने इलेबोरेट किया था, इलेबोरेट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन द डिफिनेशन। ओके, और हमने देखा था कि मॉस के डिफिनेशन में दो चीज़ें आ रही थी। पहली चीज़ क्या थी कि इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। दैट मीन्स these टर्म्स आर डिफॉर्मेबल बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। अब हमने इन दोनों कंडीशन को, स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन को इलेबोरेटली समझाया था, और मैंने बताया था कि जो सॉलिड के अगर हम लोडिंग कंस्ट्रेंट की बात करें तो दो तरह की बॉडीज़ होगी, एक डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होगी और दूसरी रिजिड बॉडी होगी। पहली क्या होगी? डिफॉर्मेबल बॉडी, मैंने पहले डिस्कस किया था, एंड नेक्स्ट वन इज रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है? जिसकी शेप एंड साइज आफ्टर द एक्सटर्नल लोड एप्लीकेशन चेंज होगी, और रिजिड बॉडी क्या है? जिसकी शेप एंड साइज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोडिंग पैरामीटर के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद मैंने कुछ लोडिंग टाइप ऑफ लोड की बात की थी, टाइप ऑफ लोड की बात की थी। एक इसमें मैंने बताया था इट्स अ पॉइंट लोड, एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड जैसे मैंने बताया था कि एक्टिंग एट ए पॉइंट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग ओवर अ सम लेंथ। ओके, अब स्टैटिक कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी आप सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं उसमें जो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, व्हेन आई से समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज ज़ीरो। जो भी आप रेफरेंस फ्रेम में साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो अगर हम अपने इस डैशबोर्ड को देखें तो राइट वार्ड पॉजिटिव, अपवार्ड पॉजिटिव, एंड above the plane is positive. Okay, similarly for the moments, as far as no sign convention is previously mentioned, we take anti-clockwise is positive and clockwise is negative। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये साइन कन्वेंशन एब्सोल्यूट नहीं है, हम अपने कन्वेंशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये बात हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ आपको मॉस की स्टडी में कुछ एजम्पशंस के बारे में बताया था। एजम्पशंस क्या थे कि ऑल द बॉडी इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दैट मीन्स जो भी आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी है उस बॉडी के, उस सिस्टम के हर पॉइंट पे सेम है, दैट मीन्स इट्स होमोजीनियस। अगर वो हर डायरेक्शन में सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ आइसोट्रॉपिक। ओके, दैट मीन्स पहला जंक्शन क्या था? मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस मैंने पहले ही बता दिया आपको, मटेरियल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्ट, सेम एट ईच पॉइंट, एंड इसका मतलब क्या था आइसोट्रॉपिक का? इज सेम इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर था।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलेशन हम ऑब्टेंड करेंगे इस अपने स्टडी में वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम थ्रू आउट द वॉल्यूम डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे और इसे हम लोग इंटीग्रेट भी कर पाएंगे। मतलब मटेरियल्स में कोई डिफेक्ट एट द मेटलर्जिकल या एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड। इसका मतलब है जो भी आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी है वो पॉइंट फंक्शन है, आप आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में से समझेंगे। तीसरा क्या है कि देयर इज नो एनी इंटरनल स्ट्रेसेस, दैट मीन्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या प्रायर टू एक्सटर्नल लोड, दैट मीन्स देयर इज नो any stresses prior to external loading। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर थी। आज हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस के बारे में देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस एनालिसिस। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रेस एनालिसिस। तो हेडिंग दे दीजिए आप स्ट्रेस, या इसको और आप इस तरह से कर लीजिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस। स्ट्रेस को समझने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ एक अंडरलाइन स्टेटमेंट क्लियर कर दूँ कि इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस है, कि इफ होल, इफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, if the structural member as a whole in equilibrium, then its member is also in equilibrium in a given set of condition, you can say parameters also। मतलब अगर एक पूरी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो मेंबर होगा, जो भी हम सेक्शंस करेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये चीज़ें आपकी अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि स्ट्रेस क्या है। अगर हम स्ट्रेस को सिंपल लेमेंस वर्ड में देखें तो इसका मतलब क्या है, तनाव। क्या है, तनाव। लेकिन इसको अगर अपने मैकेनिकल फॉर्म में या कंस्ट्रेंट में समझें तो ये स्ट्रेस क्या है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मॉस की हमने डिफिनेशन आपको बताई थी कि इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। तो फॉर द स्ट्रेस एनालिसिस, the body must be in static equilibrium। The body must be in static equilibrium। ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप जब भी स्ट्रेस की एनालिसिस करें तो आपकी बॉडी किस में होनी चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ बॉडी के बदले आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रक्चर है इसको आप कंसीडर कर रहे हैं, या मशीन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम उसके स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ नाम आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो अंडरलाइन स्टेटमेंट क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट इज वेक्टर सम, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी जीरो। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मेटेलिक बार है, ओके। इस मेटेलिक बार में, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस मेटेलिक बार के एक्सिस के लॉन्ग सपोज कर लीजिए कि हमने एक फोर्स
P लगा दिया, एक फोर्स हमने P अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये मेटेलिक बार इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स पी, देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स पी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सिस्टम का किसी भी सेक्शन में देखें और सेक्शन नहीं भी करें तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, सपोज कर लिए कि ये हमारा एक्स है डायरेक्शन, ये वाई है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज पी, ये ज़ीरो नहीं है। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर सिस्टम पे कोई अनबैलेंस फोर्स आ गया तो वो क्या करेगा, वो इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वैल्यू हम F इक्वल टू ma से फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये बॉडी अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसकी हम स्ट्रेस एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए आपको बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। अब इस केस को हम लोग यहाँ, ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इस केस को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करें। तो अब इस केस को फिर से देखते हैं कि सेम आपकी मेटेलिक बार है, ओके। इसकी एक्सिस के लॉन्ग हमने एक फोर्स P लगा दिया, और इस फोर्स को इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स और P लगा दिया, ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्या ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहेंगे कि है। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, इज ज़ीरो। जैसे आपको पता है कि सेक्शन हमने एक्स एक्स कर लिया, जैसे आपको पता है कि यहाँ सिर्फ एक्स में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो। दैट मीन्स दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है। अब आप देखिए कि सिंपल एक केस और देख लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, उसमें हमने एक बार को रिजिडली फिक्स कर दिया है, और इसके एक एंड पे हम P लगा रहे हैं, तो ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स्ड एंड है, एक सपोर्टिव फोर्स P दे रहा है इसको, ताकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो, यहाँ से एक रेसिस्टिंग फोर्स आएगा जो इसको सपोर्ट दे रहा है। अगर ये फिक्स है तो सपोर्ट दे रहा है, रेसिस्टिंग फोर्स P। दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम इन दोनों केस में हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए केस को हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, केस को चेंज कर दें। सपोज कर लीजिए कि हमने P लगा दिया कंप्रेसिव, दोनों एंड से इसको ये पुश कर रहा है, तो ये भी यहाँ भी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो है, तो यहाँ भी हम स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रेस एनालिसिस कैन बी पॉसिबल। कैन बी पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट क्या है, अगर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन एजेंडे पे। जो हमारा मेन एजेंडा क्या था, स्ट्रेस एनालिसिस। और मेन फोकस फॉर टुडेज क्लास इज स्ट्रेस एनालिसिस। स्ट्रेस एनालिसिस।
ओके, अब ये स्ट्रेस है क्या? काफ़ी जगह देखे होंगे कि आपको सीधा लिखा जाता है द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में, द रेसिस्टिव फोर्स, अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें, द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सी होगी? जो एरिया उसके लिए एक्टिंग हो रही है, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसकी हम लोग डिटेल में समझें इसको, तो सपोज कर लीजिए कि इसको ऐसे समझिए कि द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल एक्टिंग फोर्स transmitted to the supports through the material of बॉडी। मतलब बॉडी, यहाँ बॉडी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर है या मशीन का पार्ट है, कुछ भी। मतलब अगर आपकी कोई भी बिम है, कोई भी कॉलम है, तो उसमें जो उसका सपोर्ट पे जो फोर्स पास हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो किससे पास हो जा रहा है? जो आपकी बॉडी अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, अब ये जो फेनोमेना है, दिस फेनोमेना tends to deform the body, deform or distort the body and cause it to develop resistive internal force। नौ, इसका मतलब क्या है कि अब आपने एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाया, ये बॉडी आपकी स्ट्रक्चर भी हो सकती है या आपकी मशीन एलिमेंट का पार्ट भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? बॉडी को डिफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा था पिछले केस में कि ये जो आपकी मेटेलिक बार थी, इसके आपने दोनों इंट पे एक टेंसाइल फोर्स पी लगाया था। टेंसाइल क्यों बोल रहे हैं? कि ये दोनों तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों तरफ से इसको खींचा जा रहा है, तो ये टेंसाइल फोर्स। तो ये क्या करेगा? अगर इसको एक सिंपल लेमन में भी समझें तो इसकी लेंथ को ये इंक्रीज करेगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको वो डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो घटना घट रही है, इसको इस तरह समझें, दीज रेसिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ, ये अब रेसिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ कोहेसिव फोर्स, by virtue of cohesive force between the molecules। ओके, ओके, दिस रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, इज प्रोवाइडेड बाय वर्च्यू ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो यहाँ वैल्यू होगी आपकी इंटरनल फोर्स की, हियर द वैल्यू ऑफ internal resisting force is same in magnitude of
मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, applied external force but opposite in direction, but opposite in direction। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जो सपोज कर लीजिए कि आपकी एक मेटेलिक बार थी, पहले प्रीवियस एग्जांपल्स को हम बार बार देख रहे हैं। ओके, तो ये P था, यहाँ पे भी एक फोर्स P लग रहा था, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी। सपोज कर लीजिए कि हमने एक सेक्शन बना लिया। ओके, एक सेक्शन हमने XX बना लिया। अब इस सेक्शन को अगर हम राइट एंड से देखें तो कैसा दिखेगा? ये P है, ये सेक्शन का पार्ट है, और ये सेक्शन आपकी XX है। अब ये जो पार्ट है, कटा हुआ पार्ट है, ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि कुछ आपका इंटरनल फोर्स आएगा जो इसको रेसिस्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो P के बराबर होगी। तो इस फोर्स की इंटेंसिटी को पर यूनिट एरिया समझने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो क्या है? आपकी स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस। दैट मीन्स जो इंटरनल फोर्स रेसिस्टिंग फोर्स है, ये फोर्स क्या है? आपकी इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। और ये जो एरिया है, तो दैट मीन्स जो स्ट्रेस की जो बेसिक डिफिनेशन क्या हुई? स्ट्रेस की क्या हुई बेसिक डिफिनेशन? द इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, दैट मीन्स द इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। द इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, दैट मीन्स अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the resistive force per unit area, resistive force per unit area. Mathematically we can write अगर हमने स्ट्रेस को अभी जो स्ट्रेस हम पढ़ रहे हैं वो एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसको हमने कह दिया कि इसको हम सिग्मा से डिनोट कर दें। तो ये सिग्मा इज फोर्स P अपॉन एरिया। ये सिग्मा यहाँ क्या है? स्ट्रेस है। ये आपकी रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स। ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है? एक्टिंग एरिया, जिसपे ये फोर्स लग रहा था, जिसपे वो रेसिस्टिव फोर्स उसको अपोज कर रहा था। ठीक है, अब जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था आपको, अभी जो डिफिनेशन है उसको हम क्यों बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए कि नॉर्मल स्ट्रेस है। अब ये फोर्स P यहाँ लग रहा था, ये फोर्स P है, तो ये जो P है ये इसको पुल कर रहा है, इसलिए हम इसको टेंसाइल फोर्स बोल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है वो इस जो एरिया, इसको 3D में अगर देखें हम तो इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये जो एरिया है इसके वो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस कह रहे हैं। इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस इसलिए कह रहे हैं कि ये इसको पुल कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस के ही दो पार्ट हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट मीन्स अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो इसके दो पार्ट होंगे, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। स्ट्रेस की लेकिन बेसिक डिफिनेशन वही होगी,
द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर वो स्ट्रेस आपके किसी मेंबर को पुल कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर वो उसको कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, दैट मीन्स जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, इट्स अ पुलिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, पुशिंग और कंप्रेस, ठीक है। इसको हम लोग इलोंगेट भी कह सकते हैं, इलोंगेशन भी होता है इसमें, इलोंगेशन भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेस, अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें स्ट्रेस की, तो एसआई यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी। अब इसके अगर हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन को देखें तो स्ट्रेस क्या था, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। अब पी क्या है एसआई यूनिट में, न्यूटन, एरिया इन एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स पास्कल, ओके। अब चूंकि हमारे मैकेनिकल अगर हम कोर्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी छोटी यूनिट होती है, तो इंस्टीड ऑफ पास्कल वी यूज़ मेगा पास्कल और जीगा पास्कल, ठीक है। जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ डेटा का है वो मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल में ज़्यादा रहता है। अब हम लोग कुछ यूनिट कन्वर्सन्स देख लेते हैं। एक छोटा सा यूनिट है यूनिट कन्वर्शन, ओके, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूनिट कन्वर्शन। जैसे हमें पता है कि इन 1 मेगा पास्कल 10⁻⁶ पास्कल, ठीक है। इसको अगर हम लोग इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दें तो डैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। फिर से इसको देखें 6 न्यूटन। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 1000 mm का स्क्वायर। अब इसको ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आप याद रखिएगा, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम देखें 1 गीगा पास्कल को, 1 गीगा पास्कल, तो आप देख सकते हैं यू कैन से इट्स 10⁻⁹ पास्कल। तो ये कह सकते हैं 10⁻³ गुना 10⁻⁶ पास्कल। फिर यहाँ से आप कह सकते हैं इट्स 1000। अब ये जो है ये पास्कल, इसको आप लोगों ने क्या कहा था, 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसको यहीं रखते हैं, न्यूमेरिकल्स में इसको हम लोग और इलेबोरेट करेंगे क्योंकि आप और कॉम्प्लिकेट करें, इसको हम लोग किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप इसको इस तरह समझिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज के लिए कहीं आपको लिखा हुआ है 200 गीगा पास्कल, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि सॉरी 200 गीगा पास्कल, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 × 10⁹ पास्कल। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 210 मेगा पास्कल, इसका मतलब क्या हुआ, 210 × 10⁶ पास्कल। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये यूनिट कन्वर्सन रही। आज हमने सिंपल स्ट्रेस की डिफिनेशन देखी, कुछ यूनिट कन्वर्सन्स देखे, और जो स्ट्रेस की हमने बात की है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन की एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।
myself Abhishek. Again, I introduce myself, Abhishek, and I am teaching you mechanics of solid based on the syllabus provided by the SBT Bihar. Thank you again.